बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, लेकिन लगता यूं है अपोजिशन जलसा करके आराम से बैठ गई है और हुकूमत की दौड़े लगी हुई है। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अपोजिशन से इस्तीफे ऐसे मांग रही है जैसे सऊदी अरब से उधार और IMF से कर्ज मांगती है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने के मामले पर डटी हुई है और खान साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा करिए। तो वजीर आजम साहब को अंदाजा ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। चले PDM फैसला करेगा, PDM फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। ये PDM का कार्ड है, वो अपना कार्ड अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड हम जरूर खेलेंगे। और जब हम लॉन्ग मार्च पे निकलते हैं, हम इसी लाहौर के गरीब अवाम को साथ लेके जाएंगे, यहाँ के इसी लाहौर के बेरोजगार अवाम को साथ लेके चलेंगे, जिन लोगों ने इन्होंने रोजगार से निकाला है, बेरोजगार करवाया है। हर इदारा, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, PTV हो, हर जगह 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 अवाम को बेरोजगार किए, वो हमारे साथ जाएंगे। जो इस वक्त वो अवाम अपना दवाई नहीं खरीद सकता, 2 वक्त का रोटी नहीं खरीद सकता, अपना गैस, अपना बिजली, अपना बिल नहीं भर सकता, वो भी साथ जाएंगे। और हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। जबकि हुक्मरान जमात और उनके मददगार मुखालफिन की सफों में दरारें ढूंढने और डालने में मसरूफ नजर आते हैं। JUI के अंदर से एक मौलाना को मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबल मैदान में उतारा गया है और वो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और मौलाना शेरानी ने मौलाना फजलुर रहमान पर झूठ और बहतान का इल्जाम भी लगाया है। इससे पहले हाफिज हुसैन अहमद पार्टी क़यादत पर तनकीद करके पार्टी के ओहदे से फारग हो चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान पर हमले का खदशा भी जाहिर किया है और शेर रशीद ने वज़ीर दाखिला बनने के बाद अपोजिशन को हमलों से डराना शुरू कर दिया है। को 20 एक लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट है, सीरियस लाइफ थ्रेट जो हैं, जिसमें 4-5 सियासतदान, 2-3 अपोजिशन के हैं और उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, और जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं। निकला कुछ नहीं और निकलेगा भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने अपनी सियासत को खुद दफन किया है और वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो बड़े शौक से आए। मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2 तिहाई की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी। सारी दुनिया में खौफनाक सूरत इख्तियार कर रहा है कोविड-19। ख़ास तौर पर लंदन और सऊदी अरब तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं और मैं असद उमर साहब से कहूँगा कि पाकिस्तान में भी कि लंदन की फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएँ। इससे पहले नैब आमदन से ज़ायद असासों में भी मौलाना फजलुर रहमान को डरा चुकी है और जवाब भी ले चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त PDM के सरबराह है और इस्लामाबाद का महाज बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जिम्मेदारी है और इसका वो अमली मुदारा पिछले साल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो बुनियादी काम करना है वो असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का स्टेक बहुत बड़ा है जो कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का मामला है और मौलाना का मामला कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद में धरना देना है। इसलिए अब सबसे बड़ा टारगेट मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं, जिन्हें नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का एतमाद हासिल है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को जल्दी कोई नहीं है, वो बड़े आराम से आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे। अपोजिशन का ख्याल ये है कि हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है और घबराहट में गलतियां कर रही है और ब्लफ खेल रही है। कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन को भी ब्लफ गेम का हिस्सा समझा जा रहा है, जबकि शो ऑफ हैंड से शुरू होने वाले अब ओपन बैलेट कराने की सदाएं लगा रहे हैं। तो हुकूमत पूरा तासुर ये दे रही है कि मामला हुकूमत के कंट्रोल में है और वो सेनेट इलेक्शन की तैयारी कर रही है और अपोजिशन भी
अब तहरीक को भूलकर सेनेट इलेक्शन के पीछे, जबकि अपोजिशन जमातें अपने अरकान के इस्तीफे जमा कर रही हैं, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक है। तो आज पीडीएम के ऑनलाइन इजलास में भी इस बात को तय किया गया कि 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे दे दें और उसके लिए कमेटियां भी बना दी गई हैं। हाँ साहब ने दूसरा शोशा ये छोड़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के बयान से बहुत सख्त नाराज है। इसका इजहार इदारों की जानिब से तो नहीं किया गया, लेकिन उस जानिब से ना तस्दीक सामने आई है, ना ही कोई तरदीद या कोई अमली इकदाम सामने आया। नाराजगी की वजह अपोजिशन का सियासी मामला के हवाले पर बयानिया है या फिर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी पर नाराजगी है, तो कोई भी बात इस वक्त खुलकर सामने नहीं आई। तो बहुत से लोग इसे भी खान साहब की ज़हनी इख्तरा समझते हैं। हकीकत में अगर नाराजगी होती तो फिर कहीं ना कहीं उसके आफ्टर इफेक्ट नजर आते। अपोजिशन भी ऐसे खुलकर ना खेल सकती, खासकर ऐसी ताकतों के खिलाफ जिनकी नाराजगी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर अपोजिशन के बयान से नाराज है तो अवाम हुकूमत से भी अच्छी खासी नाराज है। इसकी किसी को परवाह नहीं है कि लोग हुकूमत से कितने नाराज हैं। लोग कहते हैं कि अंडे महंगे हुए, तो जवाब मिलता है कि एनआरओ नहीं दूंगा। लोग कहते हैं बिजली महंगी हो गई, चीनी नायाब है, महंगी मिल रही है, आटा मिल नहीं रहा, तो जवाब मिलता है कि एनआरओ नहीं दूंगा। महंगाई की बात करें तो जवाब मिलता है कि एनआरओ नहीं मिलेगा। गरीबों के घरों को कब्जा गुप्त करार देकर उनके घर गिरा दिए जाते हैं और हाकिम वक्त का घर चंद रुपए देकर रेगुलराइज हो जाता है। तो जहां इस किस्म का इंसाफ मुयसर हो, वहां लोग किससे नाराज होंगे? उसी से नाराज होंगे जो हुकूमत कर रहे हैं। कल असातिज़ा के ऊपर वज़ीर आज़म के घर के सामने आंसू गैस के शेर बरसाए गए, उनसे बदतरीन सलूक किया गया। क्या इस पर लोग नाराज नहीं होंगे? करप्शन की आड़ में सियासी इंतकाम, इदारों का इस्तेमाल करने के बावजूद ना करप्शन कम हुई है, ना मईशत बेहतर हुई है। जो महंगाई 2 साल पहले 3% थी, अब 11-12% तक पहुंच गई है। पूरे मुल्क में जगह जगह माफिया छाया हुआ है और खुद खान साहब कहते हैं फला माफिया, फला माफिया, फला माफिया। तो नाराजगी अगर होनी चाहिए थी किसी को, तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि जो काम करने आए थे, जो वादे करके आए थे, वो तो पूरे कर नहीं सके। इसके बरक्स चीजें तबाही का और तनज़्ज़ुली का शिकार हुई हैं। पीडीए का चेयरमैन बनी गाला और ग्रैंड हयात होटल की रेगुलेशन पर एतराज करे तो उसकी छुट्टी करा दी जाती है। तो गुजारिश ये कि अगर जुर्माना अदा करने से कब्जे रेगुलराइज हो सकते हैं तो फिर मंशा बम का क्या कसूर है? ये सहूलत बाकी अवाम को भी फराहम कर दें। और सियासी मामला पर गुफ्तगू कर रहे हैं अयाज अमीर, एक्स MNA है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। देखते हैं कि वो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को किस निगाह से देखते हैं और उनका नुक्ता नजर क्या है। वॉच अयाज अमीर। वो मतलब मैंने तो जो हालत देखी है यहाँ लाहौर आके इस्तीफा कि डिप्रेशन क्या होना है, तकरीबन रोने की कैफियत यहाँ पे। आपने एक दिन पहले प्रेडिक्ट कैसे कर दिया था? नहीं, पर मैंने रोने की कैफियत देख ली कि पीडीएम लोग नहीं आए, क्या हो रहा है वो। तो ये आप ये जो लाहौर के जलसे की है, इसका जिक्र इस प्रोग्राम में आप छोड़ते हैं। महमूद खान अचकजाई, उसने लाहौरियों को देखा, उसने पूरे पंजाब को लताड़ दिया। गुस्सा जलसे पे, कहाँ निकाल रहे हैं गुस्सा? पूरे के पूरे जलसे पे। दूसरा जो असूल वजह होना चाहिए हमारे ये इस्तीफों का आप जिक्र छोड़ दें। वो जमाना था जब एस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा गोद में लेती थी। वो जो प्लास्टिक का दुद्धू वाला नहीं होता, फीडर, वो तो फीडर से वो सारा कुछ करती थी, नरिश करती थी उनको। इन गुनाहगार आंखों ने देखा हुआ है। इजलाल हैदर जैदी हमारे दोस्त थे, मरहूम डिफेंस सेक्रेटरी, उसके एंटी रूम में ये सारे लंदन बरास्ता जो इनकलाबी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार फरमा रहे हैं सारा, वो अच्छे थे। IGI बनती थी, जनरल हमीद गुल जो थे वो फलसफादान थे, थ्योरेटिशियन थे। मंसूरा साथ होती थी, मंसूरा को हिस्सा मिलता था, लाहौर की सीटों में हिस्सा मिलता था। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा 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 जरा। और वो दिन थे जी। ये जो मुक्तदारा और एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया, ये कोई असूल की बात हो रही है यहाँ पे। वो मुक्तदारा जो थी मुहिब्बे वतन थी, कौमी मुफाद के ऐन मुताबिक कर रही थी।
अब त्यानास हो इन पीटीआई वालों का। हम जो करते थे वो पीपल्स पार्टी ये और वो कुदरती थी, ऐसे मिला देता कि ठा करके वो ऐसे मिल इकट्ठे आप जाएंगे। वो 27 दिसंबर को इकट्ठे जा रहे हैं, जी बिल्कुल जा रहे हैं, पीएमएलएन का वफ्द है। ये दिन भी आना था। देखिए, अगर खान साहब ये तासुर न देते कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, तो ये बात तस्लीम की जा सकती थी कि ताकतवर हल्के न्यूट्रल हो चुके हैं, गैर जानिबदार हैं, और सियासतदानों को वो मतलूबा सहूलत अब मुयसर नहीं है जो कि माजी में कभी रही है। लेकिन जमीनी हकायक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पोजीशन तब्दील करने के सिवा कुछ नहीं किया, यानी पार्टी बदल रही है। अगर कल वो किसी और तरफ थे तो आज किसी और तरफ नजर आते हैं। ये कहना कि सियासत में ताकतवर हल्कों का कोई अमल दखल नहीं रहा, इसका दावा करना मुश्किल है। बादी नजर में तो खासकर आजकल के हालात में ये लगता है कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, लेकिन जो तासुर 2018 के इलेक्शन में कायम हुआ वो तासुर अभी तक मौजूद है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुस्लिम लीग नून का वफ्द या मरियम नवाज बेनजीर भुट्टो की बरसी में लाड़काना जा रही है, तो उसके लिए एक और नई थ्योरी है, और वो थ्योरी है कि कल जो भुट्टो के मुखालिफ थे वो आज नवाज शरीफ के मुखालिफ हो चुके हैं। यानी कल एक वोट अगर एंटी भुट्टो था तो अब नया वोट एंटी नवाज शरीफ वोट में बदल चुका है। तो एंटी भुट्टो और एंटी नवाज शरीफ वोट वो एक ही लाइन में आ गया है। तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पुरानी और रवायती सियासी मुखालफत दम तोड़ चुकी है। कल को अगर ये दोनों जमातें आपस में मद्दे मुकाबल होंगी तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो जो माजी में होता रहा है वो अब फ्यूचर में नहीं होगा। सियासत में वो नया ट्रेंड लेकर आएंगे और एक दूसरे की किरदार कशी करने की बजाय अब मामला मंशूर पे होगा या मैनिफेस्टो पे होगा। तो इसके लिए खास साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक सियासी खानदानी दुश्मनी रखने वाली जमातों में सुलह करा दी है, और वो जमातें जो कभी शायद एक दूसरे के कभी करीब ना आती, एक रवायती दुश्मनी वाली एक कैफियत थी, वो कैफियत जो है वो अब खत्म हो चुकी है। और अब मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें वो हारमोनी का मुजाहरा कर रही है। और वो जो कहते हैं ना, खुद ही अयाज अमीर फरमा रहे हैं कि किसी ने सोचा भी ना होगा कि मुस्लिम लीग नून लाड़काना जाएगी और बेनजीर भुट्टो के मदार पे खड़े होकर तकरीर करेगी। तो ये सब कुछ हो गया है और यही सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत से आगे बढ़ते हैं। तजिया निगार है रऊफ क्लासरा। देखते हैं कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अपना तजिया दे रहे हैं। वॉच रऊफ क्लासरा। पता चल जाता है सबको कि भाई सबको पब्लिक टूट के आई है। और आजकल को ड्रोन इस्तेमाल होते हैं ऊपर से नीचे से, जहाँ गूगल मैप सारी चीजें सबको पता होता है। अगर आप और मैं को वहां पे ट्विस्टिंग करने की कोशिश भी करें तो हम भी कामयाब नहीं हो सकते अगर हमारा कोई मसला हो भी सही उनके साथ। एक तो ये, दूसरा ये था कि उनका एक अपने आप को साबित करना कि नो, वो कहते हैं आई एम कॉलिंग द शॉट्स। अब ना नवाज शरीफ साहब शॉट्स कॉल कर रहे हैं, ना अब आपके उसमें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मैं एक नया यहाँ पे लीडर हूँ, मैं एक कंट्रोल में एक आपको पार्टी को चलाऊंगी। अगेन मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हुआ होगा कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो हैं दे माइट बी वरीड एज वेल। अगर मरियम साहबा जो हैं लाहौर के जलसे को अगर वो आके इस लेवल पे मैनेज कर लेती हैं, पार्टी ऑलरेडी उनके हाथ में आ चुकी है। उसमें अब बाप उनके बहर हैं वहां पे, उस एग्जाइल में है या बहर हैं, वट जो भी हैं। अब उनके चचा और जो उनके अपने कजन जो हैं वो जेल में बैठे हैं, पीछे मरियम साहब हैं। और ऑलरेडी पार्टी के सारे मेन फैसले जो हैं वो तो मरियम साहबा कर रहे हैं। अगर लाहौर का क्राउड भी निकलता है, आता है, तो इसके बाद तो मरियम के पास उनके जो कार्ड्स है कंसोलिडेट कर लेते हैं और स्पेस, वो ज्यादा कंट्रोल भी करती हैं। उनकी ऑफ कोर्स उनकी अप्रोच तो अभी पीएमएलएन क्या मतलब आप उसकी स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे? मगर 2-4 जुमलों में फिर मैं भट्टी साहब से भी पूछूं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनको दोबारा मोमेंटम पकड़ने के लिए कोई बड़ी चीज चाहिए। लिहाजा बहुत सारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। लोग कहते हैं, मतलब इवन अमर मतीन साहब के साथ मेरी इस पर डिबेट रही थी, वो कहते
कहते हैं नहीं देंगे, स्टेक्स ज्यादा हैं, ये आगे थ्रेट वगैरह करेंगे। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, असेसमेंट है, वी मे बी रॉन्ग। मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा अपने आप को कहते हैं ना स्टेज करने के लिए, दोबारा कम बैक करने के लिए ये पीडीएम को कोई बहुत बड़ी चीज करनी पड़ेगी, हुकूमत कोई बहुत बड़ी गलती करेगी, और इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये मोमेंटम बना है, जो चीजें बनी है, अब इनके पास आखिरी एक ही हरबा है, लॉन्ग मार्च करें और लॉन्ग मार्च के साथ आगे रिजाइन करें। अगर ये दोनों चीज अगर नहीं करते तो ऑलरेडी मोमेंटम इनका मेरा ख्याल है वो हो चुका है। इमरान खान साहब जो है वो मजीद पावरफुल होंगे और पीडीएम जो है मेरा ख्याल है लास्ट कार्ड है। इस बात का फैसला तो वक्त करेगा कि पीडीएम के इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरेगी या नहीं, लेकिन हुकूमत के हामी मुबस्सरीन मुसलसल ये कह रहे हैं कि लाहौर जलसा नाकाम हो गया, और अब चूंकि अपोजिशन ने सर्द मौसम की वजह से एक ब्रेक ले ली है, एक लंबा वक्फा ले लिया है, इसलिए तहरीक दोबारा मोमेंटम नहीं पकड़ सकेगी और अब अपोजिशन को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च, धरना या फिर असेंबली से इस्तीफे, इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन अपोजिशन उससे पहले भी बहुत कुछ करने का इरादा रखती है जो मुल्की निजाम को मफलूज करके रख सकता है, यानी पहियाजा हड़ताल और जगह जगह शहरों को बंद करने का सिलसिला अगर ये शुरू हो गया तो फिर आप तसव्वुर करें कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। और मेरे नजदीक तो अपोजिशन सिर्फ इस्लामाबाद जाकर बैठ जाए तो मतलूबा नताइज हासिल कर सकती है। अब इस्तीफे इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो महज लाहौर जलसे में शुरका की तादाद से इस बात का अंदाजा नहीं किया जा सकता या यह दावा नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन का खेल खत्म हो गया है या फिर हुकूमत हार गई है। अपोजिशन के पास इस्तीफों का ट्रम्प कार्ड ना होता और लाहौर का जलसा नाकाम भी हो जाता तो फिर हुकूमत इतनी भागदौड़ ना कर रही होती जो इस वक्त नजर आ रही है। तो इस्तीफों से पहले सेनेट इलेक्शन की तरफ जाना इस बात का इशारा है कि हुक्मरान जमात को इस बात का खदशा है कि इस्तीफे आ गए तो फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और जिस तरह लोगों के कहने से मुस्लिम लीग नून अब तक नहीं टूटी, बहुत से लोग ये दावा करते थे कि नून से शीन निकलेगी और काफ निकलेगी और पीपल पार्टी बैकआउट कर जाएगी और पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, तो दोनों काम नहीं हुए। ना पीपल पार्टी ने इस्तीफों से बैकआउट किया है और ना ही मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तोड़ फोड़ नजर आई है। तो इस तरह लॉन्ग मार्च के मामले में मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी जलसों में और सियासी मामलात में खवातीन के हवाले से आजकल बहुत ही अजीबो गरीब जुबान इस्तेमाल की जा रही है, उस पर हसन निसार साहब ने अपना तज्जिया दिया है। पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने जो कॉलम लिखा अच्छे 5-6 साल पहले जब इनका, हालांकि ये बड़ी मायूब बात है, मतलब लोगों को उनके पसंदीदा नामों से पुकारो जी। अगर मरियम ये चाहें कि भाई वो मरियम सफ्तर के तो मरियम सफ्तर कहो आप, अगर वो कहें मरियम वालिद के हवाले से तो ठीक। अच्छा, ये आज से को 5-7 साल पहले जब ये आईडी कार्ड वगैरह उन्होंने चेंज कराया तो उस वक्त लोगों ने ये स्पेकुलेट किया कि ये पॉलिटिक्स में आने की तैयारी है, चूंकि जाहिर है उनके शौहर की तो कोई हैसियत नहीं, कोई औकात ही नहीं है पॉलिटिक्स में, बाप एक पॉपुलर लीडर है। अच्छा, मैंने उस वक्त लिखा कि यार मुझे एक गुमान गुजरता है कि कुदरत कहीं घेर घार के अब इस खानदान की बेटी को तो पॉलिटिक्स में नहीं ला रही, ताकि मकाफात अमल का पहिया जो है, सफाक बेरहम पहिया, वो सारा। अच्छा, अब मैंने तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है और ये साबित करना भी कोई मेरा तो कम से कम मकसद नहीं है कि भाई शुरू किसने किया, ये हुआ। अब जो सूरत हाल है कि हम लोग ये करने वाले भी मुझ में से ही हैं, मैं उनमें से हूं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो भी पराई नहीं थी, दैट वे देखो मरियम नवाज भी गैर नहीं। मैं तो ये टीवी शीवी भी कम देखता हूं, मुझे जो लोगों ने दिखाया वो रूह फरसा था। वो किसी संजीदा आदमी के लिए, किसी बाप के लिए, किसी बेटे के लिए मैंने तो लिखा है जी कि तुम बहनों के बगैर तो भाई होते हैं, ठीक है, बेटियों के बगैर भी बाप होते हैं जी, कोई माओं के बगैर तो कोई इंसान जन्म नहीं ले सकता। बिल्कुल। कोई तो रहम करो। कहां
कुछ लोगों की तान कहीं से भी शुरू हो, टूटती नवाज शरीफ पर है, और इनका बस चले तो कुदरती आफात का जुम्मा भी नवाज शरीफ पर डाल दे। बस बारिश ज्यादा हो रही है, उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ है, और इस दफा गंदम पूरी नहीं होगी, उसका जिम्मेदार भी नवाज शरीफ है। तो 90 की जो दुहाई थी, इसमें कोई शक नहीं, सियासत का दौर इंतहाई बुरा दौर था। अगर तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख में जो 90s की दिहाई है उसको अच्छे लफ्जों में कभी याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दौर में बहुत लड़ाई चल रही थी, सियासतदानों की, स्टैब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया, हर चीज इन्वॉल्व थी। तो नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट की उस वक्त आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन था, और मद्दे मुकाबल बेनजीर भुट्टो एक खातून लीडर थी, तो उनकी बहुत किरदार कुशी की जाती थी, और कहा जाता था कि सियासत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर बेनजीर भुट्टो की जगह कोई और मर्द लीडर होता, और यानी खातून ना होती, तो शायद खवातीन के हवाले से कोई बात ना होती। तो बेनजीर भुट्टो के सियासत में आने के बाद खवातीन को उनके मुखालिफिन ने टारगेट किया। इसमें वो सारी जमातें शामिल थी, वो सारे लोग शामिल थे जो एंटी भुट्टो थे या बेनजीर के मुखालिफ सियासत करते थे। दाएं बाजू की सियासत करने वाले तमाम लोग वो खवातीन के हक हुक्मरानी के खिलाफ थे। और नवाज शरीफ के अलावा कई और सियासी और मजहबी जमातें इसमें दो चार हाथ आगे थी, इसलिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया गया। तो नवाज शरीफ खुद ये बात मानते हैं कि सियासत का वो दौर बहुत तारीख था, गंदा था, और बहुत सी ताकतें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। तो ये एक रियलिटी है, तो रियलिटी से बिल्कुल आगे फेरी नहीं जा सकती कि 90 की दहाई में सिविल हुकूमतों को ना मुद्दत पूरी करने दी गई, इदारे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और हालात ये थे कि ब्यूरोक्रेट सदर भी हुकूमत को घर भेज देता था। तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों ने इस हकीकत को तस्लीम की, और उसके बाद दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और डर्टी पॉलिटिक्स को तर्क करने का इरादा किया। अब ये बात भी उन हलकों को उन हलकों के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी जो चाहते ये थे कि दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरे बांध रहे हैं। शायद किसी के इंटरेस्ट इसी में हो कि दो बड़ी जमातें आपस में लड़ती रहे, तो फिर तीसरी पार्टी मैदान में उतर गई। तो अब पोजीशन बदल गई है, अब वो बाकी जमातें जो पहले आपस में लड़ती थी वो एक हुई हैं, और नई सियासी जमात ने आकर उनसे लड़ाई शुरू कर दी है। तो माहौल वही हो गया है, सिर्फ पोजीशनें बदल गई हैं। तो सिर्फ ये कहना कि जी खवातीन के हवाले से ट्रेंड नवाज शरीफ ने चलाया था, तो सवाल ये कि आज ट्रेंड कौन चला रहा है? अगर नवाज शरीफ ने या उनकी पार्टी ने खवातीन के खिलाफ कोई इस तरह की चीज की थी, तो आज के दौर में तो उस मिसाल को तर्क कर देना चाहिए था। अब खान साहब के कारकुनों को किसने सिखाया है कि खवातीन की किरदार कशी करें? तो इस वक्त अगर आप ट्रेंड देखे जाके सोशल मीडिया के ऊपर, तो हुक्मरान जमात के लोग ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। तो उसकी वजह यह कि इस वक्त खान साहब के मद्दे मुकाबल कोई और नहीं खड़ा, मरियम नवाज खड़ी हैं। तो मरियम नवाज सियासत में है, जिनके खिलाफ रोजाना ट्रेंड चलाए जाते हैं, तो जवाब में उधर से भी इसी किस्म के ट्रेंड चलते हैं। अब उनके मद्दे मुकाबल कोई पॉलिटिकल खातून नहीं है, तो वो किसी घर की औरत को टारगेट कर लेते हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ना 90 की दहाई में दुरुस्त था, ना ये आज दुरुस्त है। लेकिन ये लीडर का काम होता है कि अपने फॉलोअर को समझाए। तो अगर हाँ सब अपने लीडर को समझाते हैं कि इस पे बात नहीं करनी है, इस पे कोई ट्रेंड नहीं चलाना, तो मेरे नजदीक ये काम रुक जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ से ये सूरत हाल है, तो सिर्फ नवाज शरीफ को इल्जाम देकर बुग़्ज़ और अनाद का मुजाहरा तो किया जा सकता है, फेर नहीं रहा जा सकता। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है बज़ाहिर अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं, इसी बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है ताहिर अशरफी। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वॉच ताहिर अशरफी। ये सारी गलतियां हमारी तरफ से हुई है, उन्होंने कोई गलती नहीं की।
हमारे वो भाई हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे लोग उनके साथ बैठते हैं, भाइयों के दरमियान हर तरह की बात होती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो आखिरी विजिट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, उसमें सारी बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर चीज में बेहतरी आई। और गिला शिकवा जो है वो एक ही है, वो उसको जिधर से मर्जी आप पकड़ लाएं कि यहां पाकिस्तान में जो अरब दुनिया और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ। अच्छा, इतना बताएं कि हसासियत ज्यादा तुर्की के बारे में है, कतर के बारे में है, ईरान के बारे में है, मलेशिया के बारे में है, या किसी और चीज के बारे में है? इनमें से किसी के बारे में हसासियत नहीं है। हसासियत यह है कि पाकिस्तान के अंदर आलम अरब और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ जो एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान को एक निशाना बना दिया गया है, यह नहीं होना चाहिए। और यह हमारा भी मौकफ है। हम भी उन दोस्तों से कहते हैं कि खुदा के लिए इत्तलाआत की बुनियाद पे तो कोई बात हो। हर रोज आप दे देते हैं कि जनाब आज सऊदी अरब में बगावत हो जाएगी, आज सऊदी अरब ने यह कह दिया, आज खान साहब ने सऊदी अरब को वार्निंग दे दी। तो खुदा का खौफ करो। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी आया अमीर सुल्तान का फोन, एक मिनट, अगर हमारे ताल्लुकात खराब होते तो ये मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं सुल्तान बिन सलमान, अभी उनका फोन आया 2 दिन पहले खान साहब को, सऊदी अरब के यहाँ जो सफीर है वो जाके बाजवा साहब से मिले। तो ये तो हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं, काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और हमारे लिए तो हमारी इंडियन से भी बाज़-औक़ात हो जाती है अमलन। OIC में सऊदी अरब ने हमारे लिए लॉबी की इस करारदाद के लिए। है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और, तो अंदर की बात कुछ और है। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब जितनी जल्दी दोस्ती करते हैं इतनी जल्दी वो लोगों को नाराज भी कर लेते हैं। अब जराए तो ये कहते हैं कि खान साहब को इक़्तिदार में लाते वक्त जो वादे उनसे किए गए थे या जो खान साहब से वादे लिए गए थे वो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से नाराजगी हुई है। और रियासत के साथ तो मामला ठीक चल रहे हैं मगर हुकूमत को ठेंगा दिखा दिया गया है। अब हुकूमत ने यह तो मान लिया है कि सऊदी अरब नाराज है और नाराजगी की वजह यह बताई जा रही है कि अरब ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोपोगंडा हो रहा है। तो गुजारिश ये है कि यह कौन सा पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं होता था? अरब ममालिक के मामले में हमेशा खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनती रही हैं और कोई सिर्फ इस बात से नाराज कैसे हो सकता है कि हुकूमत तो उनके आगे लेट रही हो। और खास तौर तो कहते थे कि मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। तो अगर हुकूमत बिल्कुल उनके साथ मिली हुई है या उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, सिर्फ चूंकि अवाम मुखालफत कर रहे हैं तो वो हुकूमत से नाराज हो जाए। अब चूंकि सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है और पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में भी तासुर है कि वो कंट्रोल्ड है। सोशल मीडिया पर भी मुतनाज़ा ट्वीट्स जो है वो डिलीट कराए जाते हैं, लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। तो फिर सर अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर अरब ममालिक से दोस्ती हो सकती है सिर्फ प्रोपोगंडा रोकने की वजह से, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। और अगर सऊदी अरब सिर्फ इस बात पर नाराज है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो कि जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है उस पर अरब ममालिक के खिलाफ या उस हवाले से मनफी बातें हो रही है, तो इसको रोकना कौन सा मुश्किल काम है? ये जो आप खबरें देखते सऊदी अरब के हवाले से कि खान साहब ने सऊदी अरब का उधार उनके मुंह पे दे मारा, खान साहब ने सऊदी अरब को आंखें दिखा दी और सऊदी अरब की फलाबाद मारने से इनकार कर दिया, ये इस किस्म की खबरें या इस किस्म के वीलॉग या ट्वीट तो खान साहब का हामी मीडिया करता है। अपोजिशन तो अरब ममालिक के हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहा और ना ही मीडिया इस पर कुतुबा आजमाई कर रहा है। तो इसके लिए बड़ा आसान काम है, हुकूमत अपने बंदों को कंट्रोल करे, अपने हमायती मीडिया को बोले कि अरब ममालिक के खिलाफ कोई बात ना करे, तो मुझसे मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है नहीं, मसला कुछ और है। और खान साहब के वसीम अकरम प्लस भी कोरोना का शिकार हो गए। उस्मान बुज़दार को कोरोना वायरस का जो टेस्ट था वो मुस्बत पॉजिटिव आया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वैसे तो लोग पूछ रहे हैं कि वज़ीर आला साहब तो मिलते नहीं लोगों से, ना लोगों में आते जाते हैं, तो उन्हें कोरोना कैसे हो गया? लेकिन बहरहाल हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। और आप खबर यह कि बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म आई है, उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। और ये जो किस्म आई है ये दीगर अक़साम के मुकाबले में 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में चीफ साइंटिफिक ऑफिसर सर पैट्रिक विलॉन्स के हवाले से बताया गया है कि इस नई किस्म से बॉडी के अंदर 23 तब्दीलियां होती हैं।
23 मुख्तलिफ जीनियाती तब्दीलियां होती हैं और उनमें से बेशतर का ताल्लुक वायरस के उन हिस्सों से है जो वायरस को इंसानी खुलियात जकड़ने में मदद देता है। तो ये इससे पहले कोरोना का जो वायरस था कोविड-19 उसकी किस्म से एक अलग किस्म आई है। लंदन में इस वक्त 60% नए केसेस पाए गए हैं जो कि नए वायरस की वजह से फैल रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं। और वायरस की ये नई किस्म कम से कम 3 दीगर ममालिक तक फैल चुकी है, जिनमें नीदरलैंड है। और नीदरलैंड ने 19 दिसंबर को इस किस्म के एक केस को आइडेंटिफाई किया था। इसके बाद डच हुकूमत ने बरतानिया से तमाम मुसाफिरों यानी जो एयरलाइंस हैं उनकी परवाजों को 1 जनवरी तक रोक दिया, जबकि यूरोपीय यूनियन के मजीद ममालिक और कनाडा ने बरतानिया से सफर पर पाबंदी लगा दी, यानी बरतानिया से आने वाली फ्लाइटों और जाने वाली फ्लाइटों को रोक दिया गया है। और इंग्लैंड के जनूबी हिस्से में सामने आने वाले कोरोना वायरस की एक नई किस्म को फैलाने से रोकने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियां लगाई जा रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बुल्गारिया ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। और बरतानी वज़ीर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि जनूबी इंग्लैंड में क्रिसमस शॉपिंग और इज्तिमात जो है वो रिजेक्ट कर देने चाहिए, मनसूख कर देने चाहिए, पोस्टपोन कर देने चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। और इन इलाकों में टायर नामी पाबंदी, टायर 4 के नाम से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की इस नई किस्म के फैलाव को रोकने के लिए तमाम बैन अल-अक़वामी मुसाफिर परवाजों को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है, जबकि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए भी तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। और PIA की तमाम परवाजें जो कि मुल्तान, जद्दा, लाहौर और लाहौर, जद्दा, लाहौर, इस्लामाबाद, दमाम, इस्लामाबाद, जितनी परवाजें थी तमाम की तमाम परवाजें जो है वो 1 हफ्ते के लिए मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 1792 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई, जबकि 62 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 34,772 टेस्ट किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और उसके लिए एहतियात की जरूरत है। और कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद दुनिया एक नई आफत में मुब्तला हो गई है। और चीफ साइंटिस्ट जो है बरतानिया के, उन्होंने ये कहा जी कि इस वायरस से निपटने में अभी कई माह लगेंगे और ये नई पाबंदियां अगले कई माह तक जारी रहेंगी। ख्याल ये किया जा रहा था कि सर्दियों का मौसम है, जैसे गुजरेगा तो कोरोना वायरस की वबा खत्म हो जाएगी, वैक्सीन भी आ गई है तो लोगों में कुव्वत मुदाफत पैदा होगी। लेकिन ये जो नई कोरोना की एक नई इक़साम दरियाफ्त हुई है, इसने तमाम जो इससे पिछले जो जितनी तहकीकाती एफर्ट्स हुई हैं उन सबको मलियामेट कर दिया है। मलियामेट तो नहीं कह सकते, लेकिन उन पर काफ़ी बुरा असर डाला है, क्योंकि जो नई किस्म है उसमें जो बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। इससे पहले जो कोरोना वायरस था वो लंग्स को यानी फेफड़ों पे असरअंदाज होता था और जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स जो मेन ऑर्गन है 3-4 उनके ऊपर इम्पैक्ट डालना था। लेकिन जो नई वायरस की किस्म आई है ये जिस्म के खुलियों को जो है सुकेड़ देता है और उनको बहुत ही डैमेज करता है। तो इसका अभी तक इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ। तो ख्याल रखिए अपना भी, गर्दनवा के लोगों का भी। कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को जो है वो मलहूज़ खातिर जरूर रखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीहों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।